नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे बांग्लादेश के चुनाव की। चुनाव पे चर्चा करना लाजमी होगा क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है और पड़ोसी में खुशी भी होती है तो दूसरे पड़ोस तक पहुंचती है और चिंगारी भी लगती है तो उसकी तपत जरूर आती है। पिछले दिनों बांग्लादेश जिस तरह से एक विद्रोह के आग में झुलसा, निश्चित रूप से हमारा पड़ोसी मुल्क है। हमने कोशिश भी की और उसके बाद की जो वहां की सिचुएशन बनी उसको लेकर के चिंतित होना जरूरी था। लेकिन एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है तो उसके अपने मायने होते हैं, स्थितियां बदल जाती हैं। 13वीं संसदीय ये चुनाव, बीएनपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, वहां की अवामी लीग के साथ की तरह ही उसे क्लियर मेजोरिटी मिली है, यानी कि अच्छा खासा बहुमत मिला है। 300 सदस्य सीट में से जमात को एक बड़ा झटका लगा है। कट्टरपंथी ताकतें थी और अवामी लीग ने उसका बहिष्कार कर दिया था कि चुनाव नहीं लड़ेंगे हम। लेकिन फिर से अवामी लीग की ओर से कहा गया है कि ये चुनाव मनमर्जी का चुनाव था और ये नियम विरुद्ध था। साथ ही यह भी कहा गया है कि इसमें काफी धांधली हुई है। खैर चलिए जो भी है, लेकिन फिलहाल तो अगर हम बात करें तो बीएनपी के जीतने से भारत के संबंधों पे क्या असर होगा, ये सवाल मेरा इस वजह से होगा क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों का दखल पिछले दिनों से वहां दिखाई दे रहा है और कई बार पाकिस्तान की ओर से बांग्लादेश के साथ में एक्सरसाइज भी उनके सैनिक की। यहीं तक नहीं है बात, उसके आगे वहां के स्थानीय नेताओं के माध्यम से अल्पसंख्यक हिंदुओं पे हमले हों या फिर भारत का जो एरिया उसको अपने मैप में दिखाना हो, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपसे एक मतभेद पैदा करने की स्थितियां पैदा कर रही थी। लेकिन अब बीएनपी के जीतने के बाद में आगे क्या, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईएफएस और राजनयिक रहे गौरीशंकर गुप्ता साहब हैं, विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर करोड़ी सिंह जी हमारे साथ हैं और लेफ्टिनेंट जनरल रक्षा विशेषज्ञ एसपीएस कटेवा साहब हमारे साथ में हैं। सभी का स्वागत है। मैं गुप्ता साहब आपके पास में आना चाहूंगा। ढाका से जो स्थिति आई है और अब तो जो तारिक रहमान साहब हैं उनको हमारे प्रधानमंत्री ने बधाई भी दी है, ना केवल मोदी, दुनिया के कई मुल्कों ने उन्हें बधाई भी दी है। उनका रास्ता सारा क्लियर है, क्लियर मेजोरिटी है। ये क्लियर मेजोरिटी को लेकर के मैं चुनाव से पहले के कुछ समीकरण पढ़ रहा, वो आर्टिकल्स पढ़ रहा था। उसमें था कि अगर क्लियर मेजोरिटी आती है तो उसका भी बहुत ज्यादा असर हिंदुस्तान के संबंधों पे नहीं पड़ेगा। तो किस तरह से देखा जाए इस मेजोरिटी को भी, और जो वापसी की है सालों बाद में बीएनपी ने, तो आप कैसे देखते हैं इसे? नमस्कार योगेंद्र जी, नमस्कार हमारे को पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को। देखिए, बांग्लादेश के इतिहास में ये पिछले 18 जो महीने गुजरे हैं वो एक, मैं तो उसको कलंक के रूप में कहूंगा, क्योंकि उन्होंने ये कोशिश की थी कि पिछले 18 महीनों में जो उनके इंडिपेंडेंस का जो पूरा अध्याय है उसको रिवर्स कर दिया जाए, शेख मुजीबुर रहमान का नामो निशान पूरी तरह से हटा दिया जाए। उन्होंने उनके घर, उनके जो म्यूजियम थे उनको ध्वस्त कर दिए, उनकी जो पार्टी थी अवामी लीग उसको बैन कर दिया, बहुत से लोगों को मार दिया गया और बहुत से अल्पसंख्यकों पर्टिकुलरली हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार हुए। तो ये जो यूनुस की जो सरकार थी, जिसको एक्चुअली कार्यवाहक सरकार के रूप में देखा जाता है, उसने जो कार्य किए 18 महीनों में वो बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ संबंध ऐसे जोड़े, पाकिस्तान के साथ ही नहीं आईएसआई के साथ संबंध जोड़े, जो वहाँ की फंडामेंटलिस्ट और नॉन स्टेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको वहाँ पे बुलाया और उनके साथ साठगांठ की। और जो जमात इस्लामी जो उनके साथ जुड़ी हुई है पाकिस्तान के साथ, उनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया और उसको जो है जीतने की राह पे पहुंचाया। तो ये जो चैप्टर है ये मेरे ख्याल से 1971 के बाद में सबसे भयंकर एक काला चैप्टर देश के इतिहास में रहा है। तो ये जो इलेक्शन हुआ है, ये इलेक्शन पूर्ण रूप से तो
जनतांत्रिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें आवामी लीग को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया गया, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया था। लेकिन फिर भी मैं ये मानूंगा कि ये इलेक्शन फिर भी फेयर है, और इसमें जितने लोगों ने वोट दिया है 60% के आसपास, उनका जो वोटिंग काउंट हुआ है वो ठीक ढंग से काउंट हुआ है। उसमें कोई बहुत ज्यादा गफले का ऐसा कोई संकेत हमें नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा समस्या यही है कि आवामी लीग को क्यों बैन किया गया, उनको क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया गया। तो ये जनरली हम कह सकते हैं कि कुछ विदेशी लोग भी वहां आए थे, जो पर्यवेक्षक के रूप में उन्होंने इलेक्शन की मॉनिटरिंग की थी, और जनरली इलेक्शन जो हुआ है वो फेयर एंड फ्री माना गया है। वायलेंस भी इतनी ज्यादा नहीं हुई, कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर। और अभी आप देख रहे हैं कि 213 या 215 सीट बीएनपी को मिली हैं, जो 2/3 बहुमत से भी ज्यादा है। 299 सीट का इलेक्शन हुआ था, उसमें से 2/3 से ज्यादा बहुमत बीएनपी को मिला है। ये बड़ा क्लियर लग रहा था, क्योंकि इसका कारण यह है कि बीएनपी एक नेशनली स्टैब्लिश्ड पार्टी है, ये प्रो इंडिपेंडेंस पार्टी है। एक्चुअली ये शेख मुजीब जब थे तो जियाउर रहमान, जो तारिक रहमान के फादर हैं, वो उस समय आर्मी चीफ थे, और उन्होंने बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस की घोषणा करने के लिए शेख मुजीब ने उनको आगे भेजा था। तो ये प्रो इंडिपेंडेंस पार्टी है, तो नेशनल पार्टी है। और आवामी लीग के जो समर्थक हैं वो उनकी पार्टी के कैंडिडेट नहीं होने की वजह से उन्होंने सेकंड बेस्ट ऑप्शन बीएनपी को माना और उस पार्टी को वोट किया, क्योंकि अदरवाइज जमात जो है वो अगर जीत जाती किसी भी तरह से, तो वहां अल्पसंख्यकों का रहना बहुत मुश्किल हो जाता, और वहां पे वो पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति जो 70 वर्ग के पहले जो थी, जहां पे रजाकारों ने करोड़ लाखों लोगों को, कम से कम 25 लाख लोगों को मारा था और बहुत लोगों को यातनाएं दी थी, वो स्थिति वापस आने की संभावना बन रही थी। लेकिन फिर भी ये मानना पड़ेगा कि जमात इस्लामी ने कुछ ग्राउंड्स गेन किए हैं। उनकी अब करीब 67 सीटें उनकी आ गई हैं 299 में, वो अनएक्सपेक्टेड है। मैं उसको समझ रहा था कि 40-50 सीटों से ज्यादा उनको नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिल चुकी हैं। इसका कारण यह है कि पिछले 18 महीनों में उनको बहुत फंडिंग की गई है, बहुत प्रोत्साहन मिला है। आईएसआई और पाकिस्तान ने उनको भरपूर सपोर्ट किया है, और लोगों को उन्होंने खूब डराया धमकाया है, उसकी वजह से उनको इतनी सीटें मिल सही हैं। लेकिन फिर भी 2/3 से ज्यादा बहुमत बीएनपी का होने से मेरे को लगता है कि वहां की सरकार एक संतुलित सरकार बनेगी, जो भारत के साथ अच्छे संबंधों को प्रोत्साहन देगी। अगर बहुत प्रगाढ़ संबंध भी नहीं हुए तो भारत के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। मैं इनकी मदर जो हैं तारिक रहमान की, उनसे मिल चुका था 1-2 बार जब मैं ढाका में पोस्टेड था वे बैक, और उनका जो आचरण था मेरे को एंटी इंडिया नहीं लगा था। मैं जियाउर रहमान का एंटी इंडिया था, लेकिन ठीक था कि वो थोड़ा बहुत चाइनीज के फेवर में होते थे, और उस समय थोड़ा कंपटीशन भी चाहते थे। वो चाहते थे कि हम भारत को चाइना का थोड़ा सा डर दिखा के थोड़ा और कुछ उनसे कंसेशंस ले लें। ये प्रवृत्ति बांग्लादेश में रही है, और उस प्रवृत्ति का आगे भी काम में लिया जा सकता, उससे पूरी तरह मना नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी हमारे जो संबंध हैं वो अभी वापस रिपेयर होंगे, रेस्टोर होंगे, और पुरानी स्थिति में तो नहीं, लेकिन एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप हमारे दोनों के बीच में होंगी। आपने देखा था कि जब अभी विदेश मंत्री वहां गए थे उनके अंतिम संस्कार के ऊपर, तो उस समय वो प्रधानमंत्री का एक संदेश तारिक रहमान के लिए लेके गए थे। वो तारिक रहमान से मिले थे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बात की है और उनको बिल्कुल एक नेशनल पार्टी अगर चुनाव जीत के आती है तो उसके बिल्कुल मैं वापस लौट रहा हूं सर आपके पास में, मैं वापस लौटता हूं। तो एक नेशनल पार्टी अगर चुनाव जीत करके आती है तो निश्चित रूप से वहां पहले 2 ही पार्टियां थी जिनका एक प्रभुत्व था, अवामी लीग और
बांग्लादेश नेशनल पार्टी। लेकिन जमात इस्लाम के आने से काफी यहाँ कट्टरपन, और जैसे अभी गुप्ता साहब कह रहे हैं, ये बात सही है कि विश्लेषण का ये मानना था कि 25 सीट 40 सीट से ज्यादा नहीं आएगी, लेकिन 67 सीट पे उन्होंने जो दर्ज कराई है वह भी एक ये होगा कि आने वाले दिनों में जब तक ये स्थितियां वहां और बहाल नहीं हो जाती हैं तब तक वो दिक्कत पैदा कर सकते हैं। हालांकि सरकार के सामने फिलहाल डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई संकट दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उन्हें क्लियर मेजोरिटी मिली है। हालांकि अभी भी मोहम्मद यूनुस की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो जागृत होंगी और वो राष्ट्रपति बनने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए करोड़ी सिंह साहब का रुख करना चाहूंगा। सर, आप कैसे देखते हैं इस चुनाव परिणाम? देखिए योगेंद्र जी, मैं गुप्ता जी ने जो कुछ बातें कही हैं उनसे सहमत होते हुए कुछ और चीजें ऐड करना चाहूंगा। तो बांग्लादेश में लंबे समय तक वहां की राजनीति को दो बेगमों के बीच में कंपटीशन माना गया कि वो प्रतिस्पर्धा की राजनीति चला रही है। लेकिन अब जो राजनीति में परिवर्तन आया है कि दो रहमानों की राजनीति है, और वो दो अलग अलग जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनमें वैचारिक डिफरेंस बहुत है। हसीना के अगेंस्ट में वो एक साथ थे, लेकिन अब वैचारिक इतना भेद है कि दोनों एक साथ हो नहीं सकते। तो निश्चित रूप से तनाव तो रहेगा, लेकिन ये दो रहमान हैं, ये बांग्लादेश के रहनुमा बनना चाहते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि अभी इलेक्शन हुआ है, ये जो लोग वहां के आवाम ने जिस तरह से पार्टिसिपेट किया वो बहुत अच्छा है। क्योंकि 2 साल पहले जनवरी में हुआ था 2024 में इलेक्शन, उसमें बहुत कम पार्टी 42-43% था। ये इस समय 60% से ऊपर गया है। जो बांग्लादेश का डायस्पोरा है लगभग बांग्लादेश की 8% जनसंख्या के बराबर है, उसको भी वोटिंग राइट दिया गया है। तो उस हिसाब से ये ग्रेटर प्रजातांत्रिकरण किया गया है। तो इस इलेक्शन में मैं ये कहना चाहूंगा कि हर पक्ष को, चाहे बीएनपी हो, जमाते इस्लाम हो, स्टूडेंट्स की पार्टी हो, बांग्लादेश का आवाम हो, हर पक्ष है जो स्टेक होल्डर्स हैं बांग्लादेश की राजनीति में, वो सब गेनर रहे हैं। आप अब सवाल कर सकते हैं, क्योंकि हम सब भारत बांग्लादेश रिश्तों के बारे में भी सोचते हैं, तो आप ये कहेंगे कि हम बांग्लादेश को और भारत के रिश्तों को किस रूप में देख सकते हैं। देखिए, भारत बांग्लादेश के रिश्ते हैं वो हम केवल सियासत और मैशत के आधार पे नहीं, हमें इनको यहाँ की जो तहजीब है, तारीख है, उसके आईने में देखना चाहिए। और उसके आईने में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को अगर हम देखते हैं, चाहे बांग्लादेश में कोई भी नेता हो, हिंदुस्तान में कोई नेता हो, वो रिश्ते हैं जो गहराई है उन रिश्तों को तोड़ नहीं सकता। क्योंकि दो अलग दृष्टिकोण होंगे, एक राजनीति वाला, अर्थव्यवस्था वाला होता है। उस आधार पे हम देखते हैं कि बहुत सा तनाव है, रणनीतिक दृष्टि से भी तनाव हो सकता है, लेकिन जो सांस्कृतिक ऐतिहासिक संबंध हैं उनको कोई नहीं तोड़ सकता बांग्लादेश में। और इस आधार पे मुझे लगता है कि भारत सरकार और भारत के जो नीति निर्माता हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और इसीलिए वहां के चुनाव होते ही भारत के प्रधानमंत्री ने तत्काल, ये लोकाचार है, लेकिन तत्काल वहां के जो तारिक रहमान है उनको बधाई दी है और ये कहा है कि बांग्लादेश एक इंक्लूसिव और इस तरह का क्या प्रजातांत्रिक समाज, एक प्रगतिशील समाज की तरफ जाएगा। तो ये सही है। और अगर जैसे कुछ खटास है कि पिछले 1.5 साल से जिस तरह का, क्योंकि जिस तरह हसीना को हटाया गया, हसीना भारत आ गई, तो ये एक एब्रेशन है, एक ये कहूंगा कि पूरी बांग्लादेश की राजनीति की प्रवृत्ति नहीं है। क्योंकि ये 1.5 साल का एक काला अध्याय बांग्लादेश के इतिहास में हो सकता है। और अगर तारिक रहमान सबसे पहले यात्रा भारत की करें तो कोई सरप्राइज नहीं होगा मेरे को कि वो भारत आ रहे हैं, क्योंकि तारिक रहमान है उसका सोच थोड़ा वाइड है, अलग तरीके का है। और जो बांग्लादेश की जो संस्कृति है उसमें मजहब के आधार पे कोई भी शासन व्यवस्था नहीं चल सकती। बांग्लादेश की जो संस्कृति है, बांग्ला संस्कृति है,
उसमें जी। मजहब के आधार पे फंडामेंटलिज्म या अतिवाद किसी भी रूप में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन जी फिर भी लेकिन सर जमात कुछ अभी गेनर है। जमात जी जी ने अपने जो दाग थे 71 के, जो पाकिस्तान ने दमन किया था, उस दमन का साथ देने के जो दाग थे, उनके वो दाग कुछ सीमा तक धुले हैं और वो अपनी इमेज रेस्टोर करने की कोशिश कर सकती है कि देखिए नहीं लेकिन बांग्लादेश की जनता भी जी, हमारे साथ है। जी सिंह साहब, यहाँ एक सवाल है मेरा आपसे कि जिस तरह से जमात ने अभी भी वो भावनाओं से खेला, लेकिन मैं एक सर्वे पढ़ रहा था वहां का कि वहां की महिला वोटर्स ने जमात के खिलाफ जमकर वोटिंग की है। तो ये वोट जो डाइवर्ट हुआ है, ये सीधा तारिक रहमान के पास में गया है। तो यानी कि वहां अभी भी जो आप कह रहे हैं शांति बहाली के जो संकेत है वो मेरे ख्याल में बेहतर है, लेकिन जमात आपको लगता है कि बीच बीच में इन चीजों को करके अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश करेगी और ये आगे आने वाले दिनों में और डिस्टर्ब कर सकती है? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि जमात के पास बहुमत है नहीं है, बहुमत नहीं है तो वो डिस्टर्ब तो नहीं कर सकती। एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन पार्टी के रूप में रहे तो अच्छा है, लेकिन हाँ। केवल महिलाओं के वोट ही नहीं, मुझे लगता है आवामी लीग के वोट थे वो भी बीएनपी की तरफ ट्रांसफर हुए हैं। नहीं तो बीएनपी को इतना बहुमत कभी नहीं नहीं मिलता, मिलता, इतना ठीक बात। इतना ऊंचा पोलिंग नहीं होता। और हम्म। महिलाएं तो इसलिए खिलाफ हुई कि जो शफीकुर रहमान साहब ने टीवी चैनल्स को, इंटरनेशनल मीडिया को भी इंटरव्यू दिए, तो उन्होंने कहा कि महिलाओं को तो घर में रहना चाहिए, महिलाओं का एक अलग तरीके का योगदान है, वो बायोलॉजिकल अलग होती हैं, तो हमारी पार्टी की कोई महिला कभी सरबराह नहीं हो सकती जमाते इस्लामी की। तो इस तरह की जो उनकी बातें थी, उनका स्वाभाविक रूप से एक प्रतिक्रिया होना था और उसी की वजह से महिलाओं ने वोट नहीं दिया। क्योंकि बंगाली कल्चर है वो एनलाइटनमेंट की है, और बंगाली महिला को आप ये नहीं कह सकते कि आप घर में बंद रहिए, घर में बंद करके नहीं रख सकते। तो जो वो बंगाली तहजीब को शायद शफीकुर रहमान नहीं समझ पाए हैं। और जो दूसरा है कि आज का युग है प्रजातांत्रिक युग में, वो भी नहीं समझ पाए हैं, और इसीलिए वो जानबूझ के उन्होंने नुकसान उठाया है कि महिलाओं के बारे में ऐसी मीडिया चैनल्स पे लगातार टिप्पणी करना। एक बार नहीं, मैंने उनके इंटरव्यू देखे हैं। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा कि मैंने टिकट इस वजह से नहीं दिया कि महिलाओं के जो बुर्के हैं वो हिजाब को खींच लेगा। चले मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, चले मैं कटेवा साहब का रुख करना चाहूंगा। सर आपको क्या लगता है कि क्योंकि हमारे सिक्योरिटी सिस्टम, हम बांग्लादेश के साथ में काफी एक चिंता इस बात को लेकर के थी कि जिस तरह से वॉर एक्सरसाइज पाकिस्तान के साथ में की, चाइना का भी उसमें दखल होने लगा था, अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा था, तो एक राष्ट्रीय पार्टी के जीतने से बीएनपी के, क्योंकि बीएनपी 20 साल बाद में वापसी कर रही है, लेकिन पहले रही जब भारत के साथ में बहुत अच्छे संबंध रहे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ वापस से झुकना, यूसुफ का पाकिस्तान की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर होना, तो यहां आपको लगता है कि कुछ स्थितियां आप बदलेंगी पहले से? देखिए योगेंद्र जी, एक बात तो बहुत अच्छी हुई है कि अगर जमात को मेजोरिटी मिल जाती तो फिर एक फंडामेंटल आईएसआई का अड्डा बन जाता, और ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था। क्योंकि पर एक बात जैसे आपने बताया, जो उनकी पाकिस्तान के साथ जो नजदीकियां बढ़ी हैं पिछले 18-20 महीने में, ये हमारे लिए एक तरह का चिंता का विषय है। एक डायरेक्टली तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, पर जिस तरह का पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर करता रहता है, फुल फ्लेज वॉर लड़ने की तो हमारे साथ उसके पास ताकत नहीं है, परंतु जिस तरह से उग्रवाद को वो बढ़ावा देता है, और हमने अभी हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स और वेस्ट उनके बॉर्डर्स JNK के अंदर हमारी जो पूरी की पूरी बॉर्डर फेंसिंग है, और दूसरा जो हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म है, जितने डिफेंसिव फॉर्मेशंस हैं जिन्होंने वहां, तो काफी उस हद तक हमने कंट्रोल कर पाए हैं, और वहां जितना भी इन्फिल्ट्रेशन होता है और उनके काफी बार हम उन लोगों को उसको रोक पाए हैं, तो उससे इन्फिल्ट्रेशन कम हुआ है। परंतु अगर पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की अगर ये दोस्ती जारी रहेगी, और अगर खुदा न खास्ता वो कर दें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में बिना वीजा के मूवमेंट हो पाएगा, तो फिर जो उग्रवाद के अड्डे हैं वो धीरे धीरे बांग्लादेश में शिफ्ट हो जाएंगे, और हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के, जहाँ वैसे ही फ्रेजाइल थी सिचुएशन, अभी मणिपुर अभी भी फ्रेजाइल है, वहां से वो फिर हिंदुस्तान में घुस करके और हमारे देश के अंदर कुछ तरह के बड़े हादसा कर सकते हैं, तो वो हमके लिए एक चिंता का विषय है।
दूसरी बात है कि क्योंकि बीएनपी पहले कोई नई पार्टी नहीं है, नेशनल पार्टी है, और ये शुरू से जब से बांग्लादेश आजाद हुआ है तब से ये सक्रिय रहे हैं, और बीच में उन्होंने दोनों खालिदा बेगम और जनरल साहब इनके उन्होंने गवर्नमेंट भी चलाई है, तो उन्हें सरकार कैसे चलानी इसका उनको एक्सपीरियंस है। बाकी तारिक रहमान जरूर एक मॉडर्न मुस्लिम के एग्जिबिट करते हैं अपने आप को, क्योंकि वो वेस्टर्न में वहाँ यूरोप और अमेरिका में रहे हैं, तो उनका जिस तरह का जो ओवरऑल व्यू है वो एक अच्छा संकेत देता है। परंतु एक बात और है, क्योंकि जमात अभी चाहे मेजोरिटी नहीं मिली है, परंतु आप ये नहीं भूल सकते कि वो मेन अपोजिशन पार्टी बन के उभर गई है। बिल्कुल, और उनकी पार्लियामेंट में वो जरूर इस तरह के मुद्दे जो मुसलमानों को या जो माइनॉरिटी के खिलाफ भड़काने के जो भाषण है, कट्टरपंथी वाली जिसकी वजह से जमात जो एटीट्यूड है वो जो है उसको फैला करके जो कट्टरपंथी लोग हैं उन्हें बढ़ावा देंगे, और फिर जो माइनॉरिटी है, स्पेशली जो हिंदू पॉपुलेशन थोड़ी बहुत बची है वहाँ, उन्हें वो नुकसान पहुंचाएंगे, और शायद उनको नुकसान पहुंचाने से फिर हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेश और अपने देश के जो रिलेशन है वो इतने अच्छे नहीं हो पाएंगे। जहां तक डिफेंस का सवाल है, हमारा बहुत बड़ा बॉर्डर उनके साथ लगता है, और वो अगर हमारे जो नेशनल रिलेशंस हैं दोनों कंट्रीज के, अगर वो अच्छे नहीं बन पाएंगे तो वो फिर हमारे लिए फिर एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि बांग्लादेश हमारे बिना मदद के आगे सरवाइव नहीं कर सकता। उनकी पूरी की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल हमारे पे डिपेंड करते हैं। पूरा का पूरा हमारा जो पावर है वो उनको बांग्लादेश में यहाँ से जाता है, तो काफी सारी चीजें हैं उनकी इकोनॉमी पे इनडायरेक्ट फर्क पड़ता है हमारे ऊपर। तो वो तो इसलिए हमारे रिलेशनशिप समय कम है, लेकिन मेरा एक 30 सेकंड वापस आऊंगा। गुप्ता साहब आपके पास में आना चाह रहा हूं मैं। पाकिस्तान के साथ में जिस तरह के, चाहे मिस्टर यूनुस है उनके रिलेशन हो, जमात को जिस तरह से बल वहां से मिला है, अभी ये रिश्ते इतनी जल्दी होगा तोड़ना? क्योंकि पहले पाकिस्तान के साथ में बिल्कुल एक राइडर था और किसी तरह के बांग्लादेश के वैसे संबंध नहीं रहे, ठीक है, एक नेबर कंट्री की तरह। लेकिन अभी आईएसआई ने जिस तरह का दखल दिया था, वहां आपको लगता है कि तारिक रहमान भी उसमें कुछ लगाम लगा पाएंगे? देखिए, पाकिस्तान की एंट्री बांग्लादेश में हो चुकी है जी। पहले तो वहां पे फ्लाइट्स भी नहीं थी, बिना वीजा के ट्रेवल नहीं था, और आईएसआई वगैरह का कोई दखल अंदाज नहीं था। अब इस एंट्री को किस हद तक ये कर्व कर पाएंगे, ये इजी नहीं होगा, इनिशियली थोड़ा मुश्किल होगा। और जमात जब वो पोजीशन में बैठेगी पार्लियामेंट में तो वो भी इन मुद्दों को उठाएगी, तो लेकिन वो लगाम तो जरूर लगाएंगे। वो इतना ओपन एंडेड जो एंट्री पाकिस्तान की थी वो मेरे ख्याल से अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन इसको बंद करना वापस कंप्लीटली बहुत मुश्किल होगा तारिक रहमान के साथ। बिल्कुल। सिंह साहब, आपको क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान का, जैसे शेख हसीना के टाइम पे जिस तरह की स्थिति रही या खालिदा जिया के टाइम पे भी रही, पाकिस्तान की कोई एंट्री नहीं थी, लेकिन अब ये घुसपैठ हो गई है, इतनी जल्दी होगी रोकना? क्योंकि ये घुसपैठ मैं इस वजह से कह रहा हूं कि जमात की जो वोटिंग है और जमात की जो फंडिंग है वो पाकिस्तान के जरिए आई है। जैसे विश्लेषकों का मानना था, कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही थी, उसको बल मिला, तो ये एंट्री कम हो पाएगी या उस पर कुछ लगाम लग पाएगी? बहुत ही शॉर्ट में चाहूंगा, जो समय हो चुका है। मैं थोड़ा सा आशावादी हूं इस रूप में कि पाकिस्तान बांग्लादेश के रिश्ते तो रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के आईएसआई का या जो इस्लाम का प्रभाव जिस तरह से पाकिस्तान लाना चाहता है वो बांग्लादेश की जो संस्कृति है उससे मैच नहीं करता है किसी भी रूप में। और इसलिए अल्टीमेट आपको है तो वो संस्कृति निर्धारित करती है, पॉलिटिक्स है संस्कृति के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि पूरी तरह नियंत्रण नहीं करेंगे, पाकिस्तान से रिश्ते तो रखेंगे, लेकिन भारत विरोधी गतिविधियों में पाकिस्तान को अलाउ करेंगे, ये संभावना मुझे बहुत कम लग रही है। चलिए, बिल्कुल वही, क्योंकि एक देखिए, आप संबंध किसी से भी रखिए, लेकिन एक टारगेट जब किया जाता है, मैं ये इस वजह से कह रहा हूं, और ये जवाब मैं अभी कटेवा साहब से लूंगा। पश्चिम की जो सीमाएं जहां से घुसपैठ पाकिस्तान की होती है, ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान या उसके आसपास के समय से, पहलगांव की घटना के बाद में एक तरह से इसे काफी पैक कर दिया गया है। अब आईएसआई और कट्टरपंथी एक रूट तलाश रहे हैं कि बांग्लादेश या वह नेपाल
को भी अभी टारगेट करने की कोशिश करेंगे, जो अभी तक कितना सफल हो पाएंगे। लेकिन बांग्लादेश को एक सॉफ्ट टारगेट किए जा रहे थे, वो अब रहमान के आने के बाद में अब कितना रहेगा नहीं रहेगा, तो मैं कटेवा साहब आपके पास में जाना चाहूंगा, क्योंकि पश्चिम उनका जो एक एंट्री गेट था उसे काफी हद तक सुरक्षा बलों ने पैक कर दिया है। अब उनकी घुसपैठ का रास्ता बांग्लादेश बनता है। ये नेशनल पार्टी की सरकार बनने के बाद में, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार है, इनको ये भी पता है कि पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश बना है और भारत हमारे लिए बड़ा मददगार है, तो ये एक रिस्क बांग्लादेश लेगा। देखिए योगेंद्र जी, ऑफिशियली तो ऐसा स्टांस नहीं लेना चाहिए, पर जिस तरह की हमारी उनके साथ बॉर्डर है और रिवराइन टेरेन है, इतनी पानी नाले हैं, बारिश आती है, तो वहां पे अगर कोई स्लीपर सेल जो जमात उनको मदद करेगा और वो स्लीपर सेल को वहां जन्म देगा, तो उसे आप रूल आउट नहीं कर सकते। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है बांग्लादेश के, आप देख रहे हो वहां से कितने सारे, तो हमारे कंट्री में नॉर्मल घुसपैठ कितनी आराम से हो जाती है। अगर पाकिस्तान के टेररिस्ट इस तरह के फंड को आने लग गए, उग्रवादी, और कोई थोड़े बहुत 4-5-10 आदमी को भी अगर मदद देने लगे, जमात की मदद उन्हें मिलने लग गई, और वहां उनको बांग्लादेश में ऐसे तो क्या ऐसे हेवन मिलने लग जाएंगे, सेफ हेवंस, तो जरूर इसको बढ़ सकती है आगे। तो इसीलिए वहां की जो सरकार है उसे ये खास ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अगर उनके पाकिस्तान के उग्रवादियों के हाथ में खेलेंगे, आईएसआई के हाथ में खेलेंगे, तो उन्हें सबसे बड़ा नुकसान बांग्लादेश को खुद को होगा। बिल्कुल, क्योंकि आप सही कह रहे हैं, हम अवेयर हैं, हम चौकसी बरत भी रहे हैं जैसे ही शेख हसीना की स्थिति बनी उसके बाद से। लेकिन ये बांग्लादेश को भी तय करना होगा, क्योंकि उसके यहाँ किसी का दूसरे का क्या दखल हो सकता है, वो तो उसे तय करना है कि सरकार डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलानी है, कट्टरपंथियों के हाथ में खेलना है, या जो रिमोट से चलाना चाहते हैं। तारिक रहमान के लिए ये कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पैदाइश से एक तरह से विरासत में मिली है उन्हें राजनीति, वो देख भी रहे हैं, अपनी माँ को भी देखा, पिता को भी देखा, तो काफी मुश्किल होगा। और अभी एक परीक्षा की घड़ी होगी उनके लिए, यूनुस को क्या रोल प्ले करने का अवसर देते हैं, क्योंकि यूनुस के माध्यम से ही पाकिस्तान और चाइना की एंट्री वहां पे हुई है। खैर चलिए, आने वाला जो वक्त है कि आशावादी रहना चाहिए। जैसे करोड़ी सिंह साहब ने कहा, हमें उम्मीद है कि बेहतर रिश्ते पहले थे वैसे हमारे कायम होंगे। शेख हसीना के साथ में कुछ चीजें हमारी चल रही थी, उन्हें मुझे लगता है कि वापस से पटरी पे लेके आएंगे, क्योंकि वो दोनों देश के हित में है, वो इंडिविजुअल कोई किसी का एजेंडा नहीं है। तो थोड़ा हमें वेट करना होगा और इन परिणाम को लेकर के। लेकिन फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि नेशनल पार्टी जीती है, डेमोक्रेटिक सिस्टम से वहां चुनाव हुए हैं, तो उसको लेकर के एक सुखद पहल कही जा सकती है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।